अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज बुल्तार। आज की इस नशिस्त में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा इंजीनियर यासिर चीमा साहब से। यासिर चीमा साहब हैं तो सिविल इंजीनियर। उन्होंने सिंगापुर से MS की डिग्री ली अपनी सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में। उसके बाद 5 साल तक सिंगापुर की एक मशहूर कंपनी सरबाना ज्यूरिंग में काम करते रहे और फिर पाकिस्तान वापस आ गए। स्टार कंक्रीट के नाम से कंपनी का आगाज कर रहे हैं। आज हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है सिंगापुर में और पाकिस्तान में कंपनी बनाना कितना मुश्किल है, मगर हम एक और मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है बिजली की कीमत और बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरह से बनकर हम कस्टमर्स तक पहुंचता है। हम इसकी बात करेंगे क्योंकि यासिर साहब की इस पर बहुत गहरी नज़र है कि कीमतों का तयन किस तरह से होता है, मीडिया पर किस तरह से कीमतों में तब्दीली को गलत तरीके से रिपोर्ट किया जाता है और फिर वो कंपनीज जो कस्टमर तक बिजली पहुंचाती हैं उनको किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। यासिर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सबसे पहले मैं इस चीज से स्टार्ट लेना चाहता हूं कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बनने से लेकर कस्टमर के पहुंचने तक। अगर आप आम फहम अंदाज में बताएं मुख्तसरन नाजरीन को। जी बहुत शुक्रिया परवेज साहब। ऐसा है कि बिजली जब हमने ये देखना है कि बेसिकली ओवरऑल हमारे कस्टमर का पर्सपेक्टिव क्या है, उसके अंदर यूजर का एंड यूजर का पर्सपेक्टिव क्या है, ना कि हमने उसकी डिटेल में जाना है कि पीछे कौन कौन से स्टेक होल्डर शामिल हैं। तो जो हम तक बिजली जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो हमको बिजली डिलीवर करता है या जिससे हमारा वास्ता पड़ता है डायरेक्टली, वो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसे हम बोलते हैं, और आम वर्ड में उसको डिस्कोस का वर्ड यूज किया जाता है। और हर इलाके के लिए एक अलग से कंपनी है। पहले जमाने में ये बापडा की कंपनी होती थी, फिर उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग की गई और इनको डिवॉल्व करके हर रीजन के लिए एक एक कंपनी बना दी गई। इस्लामाबाद के लिए आइस्को है, लाहौर के लिए लेस्को है, फैसलाबाद के लिए फेस्को है, गुजरांवाला रीजन के लिए गैपको है डिवीजन के लिए। तो वो हर एरिया के लिए अलग अलग से कंपनी। वो कंपनियां जो है वो मेनली बिजली परचेज भी करती हैं सही हमारे लिए, और वो हमको डिलीवर भी करती है। सो बेसिकली उनका परचेजिंग से डिलीवरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनका है। और बीच में जो मेन लाइन होती है इनकी जो है वो जिनकोज होती हैं, जो जनरेशन कंपनीज है। एक सेट ऑफ कंपनीज है जिनको बोला जाता है, वो जनरेशन कंपनी होती हैं। उनसे बिजली परचेज करता है CPPA, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है। वो वहां से एज ए मार्केट ऑपरेटर जो है वो उनसे बिजली परचेज करता है, फिर वो आगे सेल करता है डिस्कोज को। डिस्कोज जो है वो आगे से कंज्यूमर को सेल करती हैं और उससे कलेक्शन करती हैं बिजली। सही। तो इसमें जो कीमतों का तयन है, हम आए रोज सुनते रहते हैं कीमतों में तब्दीली की गई। तो ये कीमतों का तयन कैसे होता है, इसकी तब्दीली में कौन से अवामिल शामिल होते हैं, किस किस तरीके से कीमतें तब्दील होती हैं, अगर इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। कीमतें जो है जी, इसमें 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं कीमतों के, या 4 कह सकते हैं। कीमत जो है 4 कीमतों से 4 कंपोनेंट कहने का मुराद यह है कि जो हम लोग समझते हैं, कंज्यूमर जो समझता है। एक चीज है बेस टैरिफ। एक सिंपल टैरिफ है कि ये जी सेलिंग प्राइस है बिजली की, जिस तरह किसी और कमोडिटी की होती है। हर चीज की एक सेलिंग प्राइस है, वो एक सेलिंग प्राइस है जिसको हम टैरिफ बोल देते हैं, या उससे एक बेस टैरिफ का वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर उस टैरिफ के अलावा बिल के अंदर जो 2 चीजें आती हैं, वो एक आता है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, एक आता है मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये 3 चीजें आ गई। चौथी चीज आ जाती है डिफरेंट सेट ऑफ टैक्सेस है। वो डिफरेंट सेट ऑफ टैक्सेस हैं, वो कौन किसके ऊपर कौन सा टैक्स लगना है, कितना लगना है, वो एक सेपरेट कन्वर्सेशन है। सो फॉर द सेक ऑफ दिस कन्वर्सेशन हम इसी में रखते हैं कि मेन टैरिफ है, फिर उसके बाद क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, फिर उसके बाद मंथली प्राइस एडजस्टमेंट है। ये 3 चीजें जी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो जिस तरह वर्ड है कि वो मंथली फिनोमेना है। अब उसकी वो तरीकाकार उसका ये है कि
महीना गुजर जाता है, हम बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें बिजली का बिल आ जाता है बेस टैरिफ की बेस पे। सही। या अगर कोई क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट उस वक्त एप्लीकेबल है तो वो भी साथ में शामिल हो जाता है। अब बेस टैरिफ प्लस क्वार्टरली टैरिफ का बिल आ गया। महीना गुजर जाने के बाद कैलकुलेशन होती है और पता चलता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी थी वो क्या थी। सही सही। फिर ये चेक किया जाता है कि अगर एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो हमको मिली गई है, पहुंचाई गई है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेम थी जिस प्रोडक्शन कॉस्ट को बिजली के बिल जो सेंड किया भेजा हुआ है उसमें शामिल की गई थी, या डिफरेंट है उससे। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल जो है वो एक बेस टैरिफ की बेस पे आ जाता है। सही। तो अब हमने ये चेक करना है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी क्या वो बेस टैरिफ से कम थी या उससे ज्यादा थी। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि जो पावर परचेजिंग एजेंसी है, सीपीपीए है या डिस्को, और डिस्को जो है वो अपना अपना डाटा सबमिट करते हैं नेपरा को। नेपरा जो है वो हमारा रेगुलेटर है इस सारे काम में। उसने डिटरमाइन करना है फाइनली और नोटिफाई करना है कि क्या कंज्यूमर से कोई पैसे चार्ज किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, अगर करने हैं तो कितने करने हैं और किस महीने में करने हैं। सही। नेपरा के पास जैसे ही ये सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं, नेपरा जो है वो अखबार में नोटिफाई करता है कि जी फलां मंथ की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए एक मीटिंग होनी है। कंपनियों ने जो डाटा सबमिट किया है उसके मुताबिक उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो थी इतनी बनती है, लेकिन जो लोगों को चार्ज की गई है वो कॉस्ट इतनी बनती है। अब इन दोनों में इतना डिफरेंस है। अब कंपनियां कहती हैं, उनका क्लेम ये है कि इतना डिफरेंस जो है वो रिकवर करके दिया जाए या लोगों को वापस किया जाए, जैसा भी केस हो। सही। तो उसके लिए एक पब्लिक हेयरिंग होती है। उस पब्लिक हेयरिंग में सारे अपनी इनपुट देते हैं और नेपरा पब्लिक के बिहाफ पे बैठा होता है। तो जो है वो एक कैलकुलेशन करके उसके बाद डिटरमिन कर लेते हैं कि क्या फॉर एग्जाम्पल किसी एक पुराने महीने के लिए एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं है। अगर एडजस्टमेंट होनी है तो वो पॉजिटिव में होनी है या नेगेटिव में होनी है, लाइक के वो पैसे कंज्यूमर से लेने हैं या कंज्यूमर को देने हैं। आप अभी मैं रिसेंटली बता देता हूँ, अभी इस वक्त भी अगर आप नेपरा की वेबसाइट पे चले जाएं तो जुलाई के महीने की एडजस्टमेंट के लिए नोटिस ऑफ हेयरिंग पड़ा हुआ है, उसमें एनर्जी का परचेज का डाटा भी पड़ा हुआ है। अब उसकी हेयरिंग अभी किसी डेट को होनी है। जुलाई का महीना गुजर चुका हुआ है, जुलाई की बिजली हम इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके बिल जमा हो चुके हैं, उसके बाद अगस्त का भी बिल जमा हो चुके हैं, तो उसकी हेयरिंग अभी होनी है। अब वो जुलाई की जब हेयरिंग होगी उसमें जब डिटर्मिनेशन होगी वो हो सकता है सितंबर या अक्टूबर के बिलों में जाकर उसकी एडजस्टमेंट आए। अगर तो वो अथॉरिटी इस डिसीजन में पहुंचती है कि जी हाँ लोगों को उस वक्त कम बिल दिए गए थे, कम चार्जेस पे बिजली के बिल भेजे थे, तो इस अब लोगों से ज्यादा पैसे चाहिए, तो वो उसको इजाफे का बता देगी कि उस जुलाई के महीने में जो जो बिजली इस्तेमाल हुई थी, जितने यूनिट्स हुई थी, उसमें से 3 यूनिट इतने पैसे एक्स्ट्रा लें लोगों से। अगर तो वो पहले ही ज्यादा चार्ज कर चुके हैं हमसे डिस्पोज, तो फिर नेपरा जो है उसकी डिटर्मिनेशन अगर इस तरीके से आती है कि वो पहले ही ज्यादा चार्ज कर चुके हैं एक्सेस में, तो अब कंज्यूमर को रिटर्न करने हैं, तो फिर वो बताएंगे भाई जी अब आपने अगर सितंबर या अक्टूबर के महीने में जाकर लोगों को जो यूनिट उन्होंने जुलाई में इस्तेमाल किए थे वो वापस करने हैं। सही। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, जो हम रोज हर महीने खबरों में भी आता है, हेडलाइन चलती है, बिजली का बम गिर गया, कीमतों में इजाफा हो गया, एक बार फिर कीमतों में इजाफा। ये सारी गलत प्रेजेंटेशन है बेसिकली। इसको मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना एक अनफेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, एक फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट है फैक्ट इजाफा हुआ है, लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लिए जाने हैं या लोगों ने वापस करने हैं। सही। वो लोगों से पैसे लेने हैं, लेकिन वो कीमतों में इजाफा नहीं है समझ। उसको काइंडली कीमतों में इजाफे से ना जोड़ दे। कीमत वो है, एक सेलिंग प्राइस है ना, जो बेस टैरिफ है, कीमत में वो चीज है। सही। ये कीमत में इजाफा नहीं है, ये कीमतों में एडजस्टमेंट है, जो कहीं आपने पीछे कभी ये कम हो जाती है, कभी ये ज्यादा होती है किसी महीने में। फॉर एग्जाम्पल एक साल में रिसेंटली, मुझे हर साल का तो नहीं आइडिया, एक साल जिसका डेटा मैंने स्टडी किया था शायद 2017 है,
और उसमें नेट जो है वो लोगों को पैसे वापस किए गए थे। सही सही, मतलब बावजूद भी आप हर महीना साल का अगर देखें तो जो सम बनता है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स के लिए पॉजिटिव में बनता है। कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव में बनता है, कंज्यूमर को पैसे मिले हैं। सही, कंज्यूमर से लिए नहीं गए। सही अब सही। आप उसी महीने की उस साल की अखबारें निकाल के देख रहे हैं, आपको हर बार मिलेगा इतने मिलियन का बम गिरने लगा जी, अब इतने मिलियन का बम गिरे है, लेकिन साल के एंड पे क्या हुआ जी, ये तो इतने मिलियन हमको तो में मिल गए हैं, वो किसी ने नहीं बताया आपको। सही सही। तो अगर आपने कहा कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट का तयन होता है उसमें एक नेपरा तो है अवाम की जानिब से, दूसरा जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो वो अपना डेटा देते हैं। ये नहीं होता कि वो हो सकता है सही डेटा ना दें, क्योंकि उनका तो बेसिक मोटिव ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। तो नेपरा के पास इंडिपेंडेंटली डेटा कहीं से आ रहा होता है? देयर इज ऑल लाइकलीहुड कि कहीं ना कहीं फाल्सिफिकेशन डाटा हो सकती है, बट एज ए प्रोफेशनल जो है वो मैं इस जनरल एजम्पशन की बेस पे इस तरफ नहीं जाऊंगा कि जी वो गलत डेटा दे रहे हैं। सही। इन एवरी केस आई विल प्रेफर टू प्रिज्यूम कि वो करेक्ट डाटा दे रहे हैं। सही। आई मीन इफ द पीपल इन चार्ज आर प्रोफेशनल, इन ऑल लाइकलीहुड आई विल से कि वो करेक्ट डाटा दे रहे हैं अनलेस प्रूवन अदरवाइज। सही सही। और अनफॉर्चुनेटली आई हैव सर्टेन सर्कमस्टांसेस वेयर इफ प्रूवन अदरवाइज कि वो falsified डाटा देते हैं, not in that particular scenario of cost determination, but in some other cases actually. I have a case in a scenario where a company Gapco, they gave falsified data to the Senate Secretariat and National Assembly Senate Secretariat on one of question that I posed to them. They give a falsified data. So could be they may be given the falsified data, but I think NEPRA has to do something of their own. वो अपने एंड पे जो है वो डाटा कहीं से लेते हैं, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, वो जरूर करते हैं कुछ ना कुछ, they may have something, लेकिन उसका मेरे इल्म में नहीं है। सही। अच्छा, ये तो फ्यूल एडजस्टमेंट की बात हुई जो मंथली चीज है। उसके बाद जो क्वार्टरली बेस टैरिफ या टैरिफ का फैसला किया जाता है, वो भी इस तरह की मीटिंग के जरिए है, उसका क्या प्रोसीजर है? जी, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी इसी तरीके से पब्लिक हेयरिंग में ही होता है, और उसमें भी जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जो है वो अपनी अपनी इनपुट देते हैं। गवर्नमेंट हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, बेसिकली तो गवर्नमेंट एंड नेपरा दोनों है। सही। अब वो जो है पब्लिक को हर बंदा रिप्रेजेंटेशन अपनी नहीं कर सकता ना, चंद एक लोग होंगे जो किसी न किसी दायरे से मुतल्लक होंगे, लेकिन सम हो उनका अपना इंटरेस्ट और पब्लिक का इंटरेस्ट मिलता जुलता होगा। मिसाल के तौर पर कोई आम बल्क कंज्यूमर है, उसका इंटरेस्ट पब्लिक का इंटरेस्ट मोर और लेस सेम होगा कि पावर के चार्जेस कम से कम हो, सो इनडायरेक्टली पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन मेनली हमारा प्रोटेक्शन के लिए जो है वो गवर्नमेंट की है, वो करे या ना करे वो एक अलग डिबेट है, नेपरा करे या ना करे वो एक अलग डिबेट है, बट बाय विर्च्यू ऑफ देयर अथॉरिटी, बाय विर्च्यू ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। सही। अब क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में भी ऐसा ही है जी, नोटिफाई होती हैं पब्लिक हेयरिंग, उसमें इनपुट्स आती हैं, फिर उसके बाद नेपरा की अपनी कैलकुलेशन है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वो जो है वो एडजस्टमेंट कंक्लूड होती है। हाँ, अब उस एडजस्टमेंट में ये इंसिडेंट्स मैंने जरूर देखे हैं कि उनकी कोशिश ये होती है कि अगर किसी एक जगह अगर कोई एक क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, लेट्स से वो आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल नंबर कि वो जी 500 मिलियन रुपए जो है वो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में कंज्यूमर से रिकवर करने हैं, तो वो 500 मिलियन रुपए जो है वो 1 महीने में भी रिकवर हो सकता है, वो 10 महीने में भी रिकवर हो सकता है, वो 6 महीने में भी रिकवर हो सकता है ना। ये आप पे डिपेंड करता है एज ए अथॉरिटी कि आप कैसे अलाउ करते हैं रिकवरी। सही सही। तो मैंने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि जिसमें अथॉरिटी का ये डिसीजन होता है कि अगर वही 500 मिलियन जो है अगर आप 1 महीने में रिकवर करोगे तो आपको फी कंज्यूमर ज्यादा अमाउंट रखनी पड़ेगी हर महीने, उसी महीने के लिए 1 ही महीने में रिकवर करना है। अगर आप उसी को स्प्रेड कर देते हैं 4 महीनों के ऊपर या 5 महीनों के ऊपर, तो वो 4-5 महीनों में रिकवरी हो जाएगी। सही। सो मैंने ये
देखा भी है, नोटिफिकेशन में लिखा भी पड़ा है उनकी ऑर्डर्स में कि दे डू इंटेंड कि ये स्प्रेड हो ताकि कंज्यूमर के ऊपर यकदम बर्डन ना हो। दे इंटेंशनली स्प्रेड इट ओवर फ्यू मंथ्स कि वो रिकवरी तो हो लेकिन ओवर द फ्यू मंथ हो ताकि थोड़ी थोड़ी जो है वो रिकवरी हो, बर्डन ना कंज्यूमर के ऊपर मैक्सिमम हो, मिनिमम पॉसिबल बर्डन जो है वो अप्रोच जरूर मैंने देखी है इनकी। इसी तरीके से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी मैंने ये नोट किया हुआ है कि उनकी एक मिनिमम पॉसिबल बर्डन की अप्रोच होती है। सही। लेट्स से अगर कहीं पे ज्यादा महीनों का डाटा इकट्ठा आ गया, इकट्ठी डिटर्मिनेशन कर दिया, तो उन्होंने नेगेटिव को और पॉजिटिव को ज्वाइन करके ना कंबाइन करके वो अलाउ किया कि आप एक महीने के अंदर 4 महीनों की रिकवरी कर लें, जिसमें फॉर एग्जांपल 2 की पॉजिटिव हो सकती है, 2 की नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन नेट जो है वो डिफरेंट होगा। तो वो स्प्रेड, यानी कि ये एक माइंडसेट जरूर है नेफ्रा के अंदर मौजूद कि मिनिमम पॉसिबल बर्डन जो है वो कंज्यूमर बचे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हम जो है मुल्क में कंट्री ऐसे नहीं चलता कि आप जो है बिजनेस को कतन कुछ ना दें और सब कुछ पब्लिक को दे दें, और ऐसे भी नहीं चलता कि पब्लिक को कुछ ना दें और सारा कुछ बिजनेस की ही प्रोटेक्शन कर लें। सो आपने एक राइट बैलेंस फाइंड करना है जिसमें बिजनेस भी फ्लोरिश हो। साफ ज़ाहिर बिजनेस जो भी कर रहे हैं ग्रो करने के लिए कर रहे हैं ना, बिजनेस भी फ्लोरिश हो, बट एट द सेम टाइम बिजनेस की या सर्विस की क्वालिटी भी इंश्योर हो, और पब्लिक के ऊपर भी एक सर्टेन डिग्री ऑफ बर्डन रहता है, लेकिन वो एक्सेसिव बर्डन ना बने। टू फाइंड दैट राइट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। तो अब आपने टैरिफ डिसाइड करने के लिए कहा कि इस तरह से नेफ्रा वाले मीटिंग करते हैं जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो जो स्लैब डिफाइन होते हैं कि किस वक्त तक कितनी सब्सिडी दी जाए या क्या कीमतें होनी चाहिए, फर्ज क्या 100 यूनिट तक, 300 यूनिट तक, 500 यूनिट तक, इसका फैसला कैसे होता है? ये सिर्फ नेफ्रा की जिम्मेदारी है, इसमें बाकी भी इन्वॉल्व होते हैं, या सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें डिसाइड होती हैं? जी नहीं, इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली जो है वो गवर्नमेंट की है कि वो डिटरमाइन करे उसने किसको कितनी सब्सिडी देनी है। पहला चीज जो है गवर्नमेंट ये डिटरमाइन करते हैं कि अगर उसने सब्सिडी देनी है या नहीं। फिर अगला स्टेप है अगर देनी है तो कितनी देनी है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर तीसरा स्टेप ये है कि जो सब्सिडी देनी है वो किसको देनी है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर चौथा स्टेप है कि जिसको सब्सिडी देनी है वो किस तरीके से देनी है, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नेफ्रा जो है वो एक बेस टैरिफ जो है वो हर स्लैब के लिए डिफरेंट स्लैब कैटेगरीज है, गवर्नमेंट की ही रिकमेंडेड है या नेफ्रा की गवर्नमेंट की रिकमेंडेड स्लैब्स है कि ये स्लैब्स है जी, इन स्लैब्स के ऊपर ये रेट्स हैं, वो है रेट स्लैब के। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि मैंने अच्छा जी कौन सी कैटेगरी में कंज्यूमर ज्यादा है या ये डिजर्विंग कंज्यूमर है जिनको सब्सिडी देनी चाहिए। तो उसमें जो है एक जनरल फिलॉसफी वो ये है कि एक कैटेगरी है लाइफ लाइन कंज्यूमर्स। लाइफ लाइन कंज्यूमर्स वो हैं जो डोमेस्टिक कनेक्शन है कंज्यूमर हैं और 50 यूनिट से लेस कंज्यूम करते हैं, 50 यूनिट से जो लेस कंज्यूम करते हैं उसको लाइफ लाइन कंज्यूमर कंसिडर किया जाता है। एक तो सब्सिडी की टारगेट जो है वो 50 यूनिट्स कंज्यूमर वाले हैं, वो आप कई सिनेरियो में ऐसा होगा कि वो लिटरली ऐसा हाउस होल्ड है कि जिनकी बिजली की कंजम्पशन बहुत कम है और वहां पे शायद या तो उनके पास इतनी वो अप्लायंसेस नहीं है यूज करने के लिए, या अगर हैं तो वो बहुत कम यूज करते हैं, या फिर कहीं ऐसे सिनेरियो होंगे किसी लोगों ने कनेक्शन लगाए हुए हैं, मल्टीपल कनेक्शंस हैं, तो वो कोई है तो वो बड़े लेकिन वहां पे यूज कोई नहीं हो रहा ना, फ्री पड़ा हुआ है। दैट काइंड ऑफ कैटेगरी कुड बी, बट एनीवे सब्सिडी गोज टू देम। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी है, उसमें शायद सब्सिडी का वॉल्यूम कम हो जाए लेकिन जो टैरिफ की प्राइस है वो भी कम हो जाती है, वो 300 यूनिट्स की स्लैब फिक्स है कि अगर आपने 300 यूनिट्स तक बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके लिए ये रेट इस्तेमाल होगा। अगर जैसे ही आप 300 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं तो आपका जो टैरिफ रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। 300 यूनिट्स का एक बैरियर, 300 यूनिट्स वाली जो स्लैब है वो एक टर्मिनेशन पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सर्टन डाटा शोज के जो बिजली की कंजम्पशन का हमारा डाटा है दैट शोज के
75% ऑफ कंजम्पशन जो है, जो हमारी मंथली बिजली की कंजम्पशन है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ दैट गोज टू दोज पीपल और दोज हाउस होल्ड हु यूज लेस देन 300 यूनिट्स। सही। सो ये एक स्लैब से डाटा का फायदा ये है कि आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं किस कैटेगरी में कंजम्पशन हमारी कितनी है। अगर आपने सब्सिडाइज और करना है तो फिर आप और कैटेगरी चले जाए। फिर उसके बाद अगर आप लेट्स से एक का सिनेरियो दे रहा हूँ, आपके पास सब्सिडी की वैल्यू ज्यादा है और आप ज्यादा लोगों को देना चाह रहे हैं, आप 300 पे ना जाए, आप 200 का बैरियर डिटरमाइन कर लें, या जो कंज्यूमर जो है वो 200 से लेस यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है उसके लिए बिजली मजीद सस्ती कर रहे हैं। तो आपने एक इनपुट वैल्यू उनको दी। सही। अच्छा, ये जो तरीके से चीमा साहब डिसाइड किए जाते हैं टैरिफ या फ्यूल एडजस्टमेंट, तो इसके बाद कंज्यूमर्स तक ये इस तरह ट्रांसपेरेंट मुंतकिल होते हैं या दरमियान में कोई और हेर फेर भी कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं? आई वुड से कि नहीं, हेर फेर नहीं कर सकते। दो चार चीजों के ऊपर जो है वो हेर फेर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल टैरिफ के रेट्स के ऊपर हेर फेर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिट का बेस टैरिफ है वो वही होगा, फिर उसके बाद क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट का जो रेट है वो वही रहेगा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो रेट है वो यही रहेगा। इन ऑल लाइकलीहुड मेरा ख्याल है वो इसके ऊपर कास्ट ऑफ बिजली के ऊपर हेर फेर नहीं करेंगे। There are other ways where they do hair fair. If you want me to explain that, I can. Yeah, sure. दो सिनेरियोज हैं जो रिसेंटली मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं। क्योंकि मैं गैपको का कंज्यूमर हूं तो मैं गैपको की ही बात करूंगा। गैपको में एक हुआ है, इनका संबड़ेवाल सब डिवीजन में केस हुआ, और एक दूसरा इधर वजीराबाद में हुआ। सही। केस क्या होता है कि in a certain month, Gapco knows well on which month they do. In a certain month, to a certain, पता आप शायद इल्म में हो कि ये जो रीडिंग्स होती है ना, मीटर की रीडिंग्स, वो बैचेस में होती हैं। गैपको ने उनको नंबर ऑफ बैचेस में स्प्लिट किया हुआ है कंज्यूमर्स को। फिर वो हर बैच की रीडिंग जो है वो एक फिक्स टाइम रखा हुआ उस पर करते हैं, फिर उनकी बिलिंग एक कैटेगरी में वो एक बैच पूरे का पूरा इकट्ठा। तो हुआ ये कि जनाब वो एक बैच को अचानक जो है एरियर्स के नाम पे, उसमें एक हेडिंग होती है एरियर्स बकाया जाती, उसमें जो है 3,000, 4,000, 5,000, 2,000, 2,200, 2,500 जितनी मर्जी वैल्यू किसी को डाल के ऐड करके भेज दी। जब जो है मुझे किसी ने बताया कि जी ये इश्यू है, तो ये क्या है बिल में, मैंने कहा जी बिल भी आपके सारे बकाया जात क्लियर हैं, तो यू गो अहेड एंड फाइंड देम, आस्क देम भाई क्या है ये। और बंदा गया तो उन्होंने जी उनको कहानी ये बताई कि जी ये जो है अपना आपका मीटर चेंज होना है, आपका मीटर फॉल्टी है तो उसके पैसे हैं। मैंने कहा जी से वो मैंने से कहा भाई आप ऐसा करो, एक लेटर लिखो एसडीओ के नाम में और उसे ये बताओ कि जी मैं ऑफिस गया था, ये अजाफी बिल पड़ा था, तो मुझे बताया गया है कि जी ये मीटर चेंज होना है आपका। तो ओके गो अहेड, मीटर चेंज करें, लेकिन उसके साथ मैंने लेटर में ये लिखवाया, बताया उससे कि आप लिखिए, आपने कहा कि भाई मुझे मीटर चेंज का ऑर्डर दे दो, कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा ना, किसी ने तो डिटरमाइन किया ना कि मीटर फॉल्टी है, बिल्कुल किसी ने डिटरमाइन किया ना कि मीटर फॉल्टी है, तभी तो चेंज होना है ना। वो जो डिटर्मिनेशन है वो जिसने भी की है वो एक कॉपी दे दे ऑर्डर की कि जी फलानी टीम आई, फलानी टीम ने चेक किया और उन्होंने देखा कि मीटर फॉल्टी है, तो ठीक है फॉल्टी होगा मीटर, आप हमें वो कॉपी दे दें रिपोर्ट की जिसने बताया गया है कि ये मीटर फॉल्टी है। एक तो ये दे दें। सही। दूसरा, अब किसी और बंदे ने, अथॉरिटी ने ये भी डिसाइड किया होगा क्योंकि ये मीटर फॉल्टी है इसलिए इसको चेंज होना है, तो उसने ऑर्डर किया होगा कि ये मीटर चेंज करें और उसकी कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर से रिकवर करें। वो किसी ना किसी ने तो ऑर्डर लिखा होगा ना, ऐसे हवा में तो नहीं आ जाएगा, उसकी भी एक कॉपी दे दे। उस भाई साहब ने ऐसा ही किया, भाई साहब उन्होंने जो है ये लेटर लिखा, एसडीओ को बाय पोस्ट भेजा, तो भाई साहब एसडीओ साहब पीछे पीछे उसके और वो आगे आगे, वो कहे भाई बात तो सुनो क्या है, किस तरह है। तो मीन्स के ऐसी चीजें हैं जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, आप हवा में से उठा के एक कंज्यूमर को डाल देते हैं।
हाँ, इसमें एक जेन्युइन चीज भी है जो गैप को करती है, लेकिन उनका करने का तरीका का गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे टैरिफ की वायोलेशन है। वायलेशन मतलब किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, टैरिफ की वायोलेशन से मुराद यह है कि आपका टैरिफ है डोमेस्टिक, सही है, कार का कनेक्शन है, सही डोमेस्टिक सही कैटेगरी है, सही। लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं किसी और पर्पज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। सही। छोटे स्केल पे नहीं, घर की लॉन की एग्रीकल्चर एक और चीज है, लेकिन आप जब एकड़ में उसको यूज करते हैं वो एक और चीज है, वो है टैरिफ वायोलेशन। आई हर्ड कि वो सर्टन वेज में जो है इस टैरिफ वायोलेशन के नाम पे भी वही डालते, बकाया जाती हैं एरियाज वही हैं, डालते हैं जी टैरिफ वायोलेशन के है, लेकिन ऐसा टैरिफ वायोलेशन अगर कोई कर रहा है तो उसको पिनलाइज करने का या उसका जो भी एक वे है वो ये तरीकाकार नहीं है कि आप उसको जब दिल चाहे पैसे डाल दो। ये तो जग्गा टैक्स हो गया या एक सत्ता हो गया, आपको पता है फलाने बंदे की ये खराबी है, ब्लैकमेलिंग हो गई बेसिकली, दूसरे अल्फाज में ये एक ब्लैकमेलिंग है। आपको ये पता है कि फलाना बंदा जो है उसने ये जुर्म किया हुआ है, अब आप उसको बता देते हो कि, या दूसरे अल्फाज में मैं बिल्कुल एक सोशल मीडिया के स्टाइल की बात करता हूँ कि यहाँ पे जो लोग करते हैं, किसी के पास आपकी गंदी तस्वीरें हैं, आपने उसको बता दिया भाई साहब ये इतने पैसे दे दो नहीं तो मैं ये पब्लिक कर दूंगा, इतने पैसे दे दो मुझे नहीं तो मैं ये कर दूंगा, इतने पैसे दे दो नहीं तो मैं इसको बता दूंगा। ये एग्जैक्टली करते हैं। सही तो ये तरीका कार नहीं है ना। आप एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर हो, एक यूटिलिटी सर्विस हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पता हो कि फलाना बंदा जो है मेरे टैरिफ की वायोलेशन कर रहा है तो आप उससे पैसे रिकवर कर लो, फिर 6 महीने बाद साल बाद जाके फिर दोबारा रिकवर कर लो, फिर 6 महीने बाद साल बाद जाके दोबारा रिकवर कर लो। ये नहीं होना चाहिए। ये होता है बट ये होना नहीं चाहिए। सही सही। अब इसी तरीके जो पहले वाला केस था जिसमें वो करते हैं ना मीटर चेंज का, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि मीटर अगर फॉल्टी हो तो उसको रिप्लेस करना डिस्को की जिम्मेदारी है और उसकी कॉस्ट भी डिस्को को पड़ती है। सही, सही उसमें एक एक्सेप्शन जरूर है, अगर मीटर में फॉल्ट जो है वो कंज्यूमर की वजह से है, अगर कंज्यूमर की किसी एक्टिविटी की वजह से मीटर फॉल्ट हो जाता है, मीटर में प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर उसकी कॉस्ट कंज्यूमर ने पे करनी है। लेकिन अगर मीटर में कोई ऐसा फॉल्ट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर पे फिक्स नहीं हो सकती, आप नहीं कर सकते, आप एविडेंस नहीं है आपका कि ये कंज्यूमर ने खराब किया, इन ऑल दोस सिनेरियोस मीटर को रिप्लेस करने की कॉस्ट जो है वो डिस्को की जिम्मेदारी है। डिस्को ने अपने एक्सपेंसेस से उसको रिप्लेस करना है और उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना है। अगर नहीं तो कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करते हैं, और अगर जितनी देर तक वो नहीं मीटर रिप्लेस होता है, एक फॉल्टी मीटर है, तो उसको बिल कैसे करना है, उसको बिल करना है पिछले 12 महीनों के 11 महीनों की एवरेज की बेस पे आपने कर देना बिल, या पिछले एवरेज की बेस पे कर लेना। हाँ, जब फिर मीटर चल जाए फिर उसके बाद आप रूटीन में जो है उसकी एडजस्टमेंट कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फॉल्टी मीटर की रीडिंग की बेस पे कंज्यूमर को बिल करते हैं। सही सही। बहुत शुक्रिया यासर भाई। हो सकता है अगर आप वक्त हैं किसी अगले सेशन में हम गैस टैरिफ और गैस प्राइसेस वो भी इस तरह डिस्कस करेंगे ताकि आम तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तरीका पहुंचे। तो मेरे ख्याल में आज हमने गैस वाला बड़ा जरूरी है, गैस वाला बड़ा जरूरी है, वो इंशाल्लाह हम गैस वाला जो है वो किसी एक और सेशन में कर लेंगे। और फिर ऑयल की प्राइसेस जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी फ्लक्चुएशन जो है उसमें 3-4 वेरिएबल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारी अक्सर कन्वर्सेशन में वो लोगों को वो नहीं पता होता कि वो वेरिएबल्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट दे आर वेरिएबल्स। सही। तो वो भी इंशाल्लाह गैस की कर लेंगे और एक पे जो है वो ऑयल की प्राइस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया यासर भाई आपके वक्त का। उम्मीद है ये एक बहुत अहम चीज होगी नाजरीन के लिए कि वो समझ सकेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से टैरिफ डिसाइड होता है और किस तरह से मीडिया उस फ्यूल एडजस्टमेंट को और वो दूसरी चीजों को सिर्फ सेंसेशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासर भाई। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।